छोटे से गांव के किनारे मिट्टी का एक सादा घर, बाहर टूटी चरखी, पास में छोटा आंगन और दूर सूखा सा खेत दिखाई देता है। मोहन बेटा, जरा घड़ा भर लाना, सुबह की रोटी से पहले पानी रख लें। जी बाबा, अभी लाया, और लौटते समय मैं बचिया के लिए घास भी ले आऊंगा। मोहन उम्र में छोटा था पर बातों में ठहराव था। वो कम बोलता, ज्यादा समझता और अपने पिता के चेहरे से मन की हालत पढ़ लेता था। आज खेत भी देखना है। पिछली बार की मिट्टी अब थोड़ी नरम लग रही थी। हाँ बाबा, रात को ओस अच्छी पड़ी थी। अगर 2 दिन और मौसम ठीक रहा तो बुआई का समय आ जाएगा। क्या हुआ बाबा, आप बात करते करते रुक गए? कुछ नहीं, पहले पानी ले आ, फिर साथ बैठकर सोचेंगे। मोहन घड़ा लेकर बाहर निकला। कच्ची पगडंडी पर चलते हुए भी उसके मन में वही अधूरी बात अटक गई थी जो उसके पिता ने कहकर रोक ली थी। गांव का कुआं सिर्फ पानी का नहीं, खबरों का भी ठिकाना था। वहां लोग अपने दुख सुख कह देते थे और मोहन अक्सर बिना बीच में बोले बहुत कुछ सीख लेता था। अरे मोहन, इतनी सुबह आ गया? आज तेरे बाबा खेत पे जल्दी जाएंगे क्या? शायद जाएं काकी, मैं पानी लेकर लौटूं फिर पूछूंगा। इस साल सबकी नजर बारिश पर है। पिछले मौसम ने तो कमर ही तोड़ दी। हाँ काकी, हमारे खेत में भी पिछली फसल बहुत कम हुई थी। बीज महंगे हो गए हैं। जिसके घर थोड़ा भी बचा था उसने संभाल कर रख लिया। अगर किसी के पास बीज ना बचे हों तो वो क्या करता है? या तो उधार लेता है, या मजदूरी करके जोड़ता है, या फिर मौसम निकल जाने देता है। और एक बार मौसम निकल जाए तो साल भी निकल जाता है। बात तो बड़ी समझ की कही तूने। तेरी उम्र से बड़ी तेरी सोच है। मोहन ने घड़ा भरा पर उसके मन में अब एक नया डर उतर आया था। उसे लगा शायद उसके पिता की चिंता भी बीजों को लेकर ही है। बाबा, पानी रख दिया है। आप सुबह से उदास हैं, मुझसे छिपाइए मत। बेटा, छिपाने से क्या होगा? बात सच है, और सच यही है कि हमारे पास खेत बोने के लिए बीज नहीं बचे। जो था पिछले महीने अनाज के बदले देना पड़ा। घर चलाना था। और उधार नहीं ले सकते, चौधरी से या बनिए से। चौधरी पिछले साल का हिसाब पहले मांगेगा, बनिया बिना गिरवी कुछ नहीं देगा। रामू की आवाज में थकान थी, पर उससे बड़ी बात थी बेबसी। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। रास्ते मेहनत वालों को मिलते हैं बेटा, पर कभी कभी समय बहुत कठोर हो जाता है। समय कठोर हो तो दिमाग को और शांत रखना चाहिए। आपने ही सिखाया है। अगर बात अच्छी हो तो उसे वापस भी सुनना चाहिए। हाँ, ये भी ठीक है। चल बता, तेरे मन में क्या चल रहा है? पहले आप पूरा हिसाब बताइए। कितनी जमीन है, कितना बीज चाहिए और कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? आधा बीघा ऊपरी, 1 बीघा नीचे वाला। कम से कम 2 बोरी बीज चाहिए। पैसे इतने कि मेरे पास गिनने को भी कम है। दोनों ने तय किया कि घर में बैठकर चिंता करने से बेहतर है खेत देखकर बात की जाए। रास्ते में धूप तेज थी, पर बातचीत उससे भी ज्यादा साफ होती जा रही थी। बाबा, अगर मैं गांव में 2-3 घरों का काम करूं तो थोड़ा अनाज या पैसा मिल सकता है क्या? मिल सकता है, पर मैं नहीं चाहता कि तू अपनी पढ़ाई छोड़े। पढ़ाई छोड़ूंगा नहीं, बस कुछ दिन ज्यादा मेहनत करूंगा। सुबह काम, शाम को पाठ। पिता ने बेटी की तरफ देखा। उसे लगा जैसे ये वही बच्चा है, पर आज उसकी बातों में एक नया भरोसा जुड़ गया है। एक और रास्ता है। तेरे मामा के गांव से बीज उधार मिल सकते हैं, पर वहां तक जाना पड़ेगा। कितना दूर है? पैदल जाएं तो आधा दिन, और खाली हाथ लौटने का डर अलग। अगर उन्होंने भी मना कर दिया तो? तब हम दूसरा रास्ता सोचेंगे, लेकिन बिना पूछे हार मानना ठीक नहीं। और एक बात, अगर हम कुछ बीज उधार लें तो बदले में फसल के बाद हिस्सा दे सकते हैं। दोनों चलते चलते खेत तक पहुंचे। नीचे वाले खेत की मिट्टी सचमुच थोड़ी नम थी, जैसे वो भी किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। खेत खाली था, पर बिल्कुल बेजान नहीं। उसमें मेहनत की याद थी और आने वाली फसल की जगह भी। कभी कभी उम्मीद सबसे पहले सुनी जमीन में ही दिखाई देती है। ये नीचे वाला टुकड़ा बच गया
तो घर बच जाएगा। तो हमें यही बचाना है, पहले यही बोएंगे। अब बात आगे बढ़ चुकी है। हमारे पास 3 रास्ते हैं। पहला, मामा के गांव जाकर उधार मांगना। दूसरा, गांव में काम करके थोड़ा जोड़ना। तीसरा, जिनके पास बीज हैं उनसे हिस्सा बांटने की बात करना। तूने ये सब कब सोच लिया? जब आप चुप बैठे थे तब, और जब मैं कुएं पर सबकी बातें सुन रहा था तब। तू सच में हर बात ध्यान से सुनता है। रामू के चेहरे पर पहली बार हल्की राहत आई। चिंता अभी गई नहीं थी, पर उसके बीच एक रास्ता साफ दिखने लगा था। ठीक है, आज दोपहर बाद मैं मामा के गांव जाऊंगा। मैं भी साथ चलूंगा। रास्ता लंबा है, तू थक जाएगा, और अगर वहां से भी कुछ ना मिला? अगर बात घर की हो तो थकान बाद में देखेंगे। तब लौटकर मैं चौधरी से बात करूंगा। तू उससे क्या कहेगा? वही जो सच है कि खाली खेत से किसी का भला नहीं, और बोया हुआ खेत सबका काम आता है। हवा थोड़ी तेज चली। मेड़ के पास पड़ी सूखी घास हिली और मोहन की नजर मिट्टी में आधे दबे किसी छोटे कपड़े के थैले पर पड़ी। बाबा जरा रुकिए, ये क्या है? कहाँ? उस मेड़ के पास। थैला जैसा लग रहा है, मैं निकालूं? धीरे से निकाल, फटा हुआ भी हो सकता है। मोहन घुटनों के बल बैठा। उसने सावधानी से मिट्टी हटाई और थैला बाहर निकाला। थैला पुराना था पर बंधा हुआ था। दोनों कुछ पल चुप रहे। मोहन ने गांठ ढीली की। थैले से कुछ सिक्के, एक छोटी मोहर लगी पर्ची और गेहूं के थोड़े से दाने निकले। दाने सूखे थे पर साफ थे। इसमें तो सिक्के हैं, और ये पर्ची भी मुझे दिखा। अरे इस पर तो साहूकार हरिराम की मोहर है। पर्ची में लिखा है, बीज का हिसाब अगली अमावस तक। बस इतना साफ दिख रहा है, बाकी मिट्टी से धुंधला गया है। बाबा, अगर ये उसका थैला है तो हमें लौटा देना चाहिए। हाँ, लौटाना तो चाहिए, पर साथ ही उससे बीज भी मांगना होगा। खेत खाली रहा तो ये बरस भी हाथ से निकल जाएगा। चलिए अभी चलते हैं। सच लेकर जाएंगे तो बात मजबूत रहेगी। दोनों ने थैला समेटा और मेड़ से उतरकर कच्चे रास्ते की ओर कदम बढ़ा दिए। डूबती रोशनी में उनकी परछाइयां लंबी हो गईं। रास्ता लंबा नहीं था, पर चिंता ने उसे भारी बना दिया था। रामू बार बार थैले को देखता और मोहन बार बार अपने मन को स्थिर करता। बेटा, अगर उसने कहा कि थैला तुमने ही छिपाया था तो मैं कहूंगा कि मिला है, चुराया नहीं। और थैला लौटाने वाला आदमी धोखा क्यों करेगा? और अगर उसने बीज देने से मना कर दिया, तब भी हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। कम से कम ये जानेंगे कि कोशिश पूरी हुई। मोड़ पर पहुंचते ही बाजार की पहली दुकानें दिखी। तेल की गंध, धूल और लोगों की आवाजों के बीच साहूकार की ऊंची हवेली जैसी दुकान सबसे अलग दिखाई देती थी। दुकान पर पहुंचते ही मोहन ने सिर झुकाया। रामू ने दोनों हाथ जोड़ लिए। हरिराम ने ऊपर देखा, फिर उनकी हालत पर एक लंबी ठंडी नजर डाली। हाँ भाई, किस काम से आए हो? हिसाब चुकाने या नया बोझ लेने? सेठ जी, पहले ये देख लीजिए, ये थैला हमें खेत की मेड़ के पास मिला। इस पर आपकी मोहर है। हमने सोचा सीधे आपको लौटा दे। हरिराम ने थैला खोला, सिक्के गिने, पर्ची देखी, फिर मुनीम की ओर पलटकर सिर हिलाया। मुनीम ने भी पहचान की पुष्टि कर दी। सेठ जी, यही है। पिछली हाट वाले दिन यही थैला गायब हुआ था। जी, जो हमारा नहीं है वो घर ले जाना पाप है। पाप पुण्य की बातें गरीब लोग खूब जानते हैं। हिसाब की बात आए तो सब भूल जाते हैं। सेठ जी, मेरे पिता के लिए बीज उधार चाहिए। खेत खाली पड़ा है। इस बरस बुवाई ना हुई तो घर की सांस अटक जाएगी। मैं मेहनत करूंगा सेठ जी। फसल उठी तो सबसे पहले आपका उधार चुकाऊंगा। लौटाने की बातें तो तुम जैसे लोग बहुत आसानी से कर लेते हो। जब लेने आते हो तो आवाज में मिठास होती है, जब देने की बारी आती है तो घर में सन्नाटा। सेठ जी, पिछली बार भी इन्होंने मोहलत मांगी थी। मोहलत मांगी थी, झूठ नहीं बोला था, सूखा पड़ गया था। रामू की उंगलियां कांप रही थी, पर मोहन की आंखें स्थिर थी। चलो ठीक है, दे देता हूं, पर लौटाओगे कैसे? बात साफ करो। मेहनत से, ईमान से। खेत छोटा है पर हाथ खाली नहीं है। हम दिन रात लगेंगे,
जो उगेगा उसमें आपका हिस्सा पहले निकलेगा। बड़े सीधे शब्द हैं, पर सीधी बात से संदूक नहीं बढ़ता। सही कहा आपने। इसलिए मैं वादा नहीं, हिसाब की बात कर रहा हूं। आप जितना बीज देंगे उतना लिख लीजिए। कुछ पल तक हरिराम चुप रहा। उसकी नजर कभी थैले पर जाती, कभी मोहन पर, जैसे वो ये तौल रहा हो कि सामने खड़ा लड़का भोला है या अडिग। ठीक है, बीज मिल सकता है, लेकिन उधार वैसे नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। जो उचित लगे कहिए, हम सुन रहे हैं। पहली शर्त, फसल कटते ही सबसे पहले मेरा हिसाब चुकाया जाएगा, घर का खर्च बाद में। ये मंजूर है। दूसरी शर्त, अगर अमावस तक बुवाई शुरू नहीं हुई तो उधार उसी दिन से दुगना माना जाएगा। दुगना? सेठ जी, ये बहुत भारी है। बाबा, पहले पूरी बात तो सुन लेते हैं। तीसरी शर्त, इस बार खेत में क्या बोया जाएगा ये तुम नहीं, मैं तय करूंगा। अगर आपकी फसल से खेत बिगड़ा तो अगले बरस हमारा सहारा भी टूट जाएगा। मिट्टी तुम जानते हो, बाजार मैं जानता हूं, और उधार मेरा होगा। मोहन ने गहरी सांस ली। उसने देखा कि पिता की आंखों में डर लौट आया है, पर अब पीछे हटना मतलब पूरे मौसम को खो देना था। मेरी चौथी शर्त, जब तक मेरा उधार पूरा न चुक जाए, खेत की मेड़ पर मेरा निशान लगेगा। गांव जानेगा कि वो जमीन मेरे कर्ज के नीचे है। सेठ जी, ये तो इज्जत पर चोट है। इज्जत खाली पेट नहीं चलाती, हिसाब चलाता है। सेठ जी, अगर हम समय से पहले उधार चुका दें तो आपका निशान उसी दिन हट जाएगा और बीज पूरा अच्छा और साफ मिलेगा। खराब बीज देकर बाद में दोष हम पर नहीं आएगा। मुनीम के सामने तौल कर दूंगा, इस पर सवाल मत उठाओ। मोहन ने पिता की ओर देखा। रामू की झुकी आंखों में थकान थी, पर साथ ही बेटे पर भरोसा भी था। मोहन ने धीरे से सिर उठाया। मैं अपने पिता की ओर से बीज उधार मांगता हूं और आपकी शर्तें सुनकर भी भाग नहीं रहा। पर एक बात साफ लिखिए, हमने आपका थैला लौटाया और हमने उधार मांगा, भीख नहीं। अगर समय पर कर्ज ना चुका तो अगले मौसम तक खेत की आधी उपज नहीं, आधी जमीन मेरे नाम गिरवी मानी जाएगी। क्या? आधी जमीन? ये तो आपने अभी कहा ही नहीं था। बाबा, पीछे हटिए। बिना समझे कोई निशान नहीं लगेगा। सेठ जी, ये सौदा नहीं, जाल है। आधी जमीन की बात छिपाकर अंगूठा लगवाना सीधी ठगी है। सेठ जी, हम गरीब हैं पर अंधे नहीं। ऐसी शर्त पे मैं कुछ नहीं करूंगा। आपने कहा था आधी उपज, अब जमीन जोड़ दी। ये बात गांव में खुली तो अच्छा नहीं लगेगा। शब्द संभाल कर बोल लड़के, जो बही में लिखा है वही कानून माना जाता है। बहुत अकल आ गई है तुम्हें। अच्छा, बीज चाहिए तो मटका ले जाओ, पर कल सूरज ढलने से पहले फैसला करके आना। अगर तब तक कर्ज का कागज मेरे हिसाब से नहीं बना तो बीज की कीमत दोगुनी होगी। दोगुनी? ये तो खुली धमकी है। धमकी नहीं, हिसाब। और सुन, अगर खेत खाली रहा तो अगले हफ्ते खुद आकर देखूंगा कि तुम्हारी मजबूरी कितनी गहरी है। मोहन ने बीजों का मटका उठाया। रामू ने एक बार बही, फिर हरिराम के चेहरे की तरफ देखा। दोनों बिना कुछ और कहे अंधेरी गली की ओर मुड़ गए। दोनों घर पहुंच जाते हैं। बाबा, मटका रख दिया। बीज तो आ गए, पर बात अभी खत्म नहीं हुई। चलो, अभी इसी शाम अंधेरा पूरा घिरने से पहले मेड़, नमी, पुरानी क्यारी सब देख लेते हैं। तू सही कह रहा है। बैठकर डरने से अच्छा है कि चलते चलते सोचें। आंसू पोंछकर रामू उठ खड़े हुए। मटका आंगन में रहा, पर फैसला घर की चौखट से बाहर खेत की मिट्टी पर होना था। याद है, पिछले साल यहीं तक पानी भराया था। तब लगा था इस बार फसल अच्छी जाएगी। और फिर बीच मौसम में पानी थम गया। ऊपर से बीज भी कमजोर निकले। हमें वही गलती नहीं दोहरानी। गलती मेरी भी थी। सस्ता समझकर जो बचा खुचा बीज लिया, उसका नुकसान अब तक भुगत रहे हैं। अगर हम आधा खेत पहले बो दें तो बीज कम लगेंगे। बाकी हिस्से के लिए 2-3 दिन में इंतजाम हो सकता है। पर आधा खेत बोने का मतलब आधी उम्मीद भी तो है। नहीं, इसका मतलब है जितना संभाल सके उतना पक्का करें। खाली फैलने से अच्छा है कम सही पर सही। तभी मोहन की नजर मेड़ के पास पड़ी कुछ ताजा जूतों की छाप पर गई। ये निशान उनके नहीं थे। देखिए, मेड़ के पास ये लकड़ी गड़ी है। इस पर लाल कपड़ा बंधा है। अगली सुबह पिछली रात की बेचैनी सीधे चौपाल तक आ पहुंची।
नीम के नीचे पंचायत बैठी और गांव की आंखें एक साथ मोहन पर टिक गईं। उसके हाथ में वही लाल कपड़े वाली लकड़ी थी जो रात उनके खेत की मेड़ पर गड़ी मिली थी। सब लोग शांत बैठो। बात खेत और उधार की है, इसलिए एक एक शब्द साफ सुना जाएगा। पहले रामू या उसका बेटा अपनी बात कहे। मैं शुरू से बताता हूं। इस बरस बुआई के लिए हमें बीज की सख्त जरूरत थी। घर में अनाज कम था, पैसे भी नहीं थे। तब बाबा सेठ धनराज के पास गए। जरूरत थी तो मैंने मदद की। गांव में कौन नहीं जानता कि मैं उधार देता हूं। अब मदद को भी इल्जाम बना दोगे? मदद तब मदद होती है जब बात साफ हो। बाबा लौटे तो बोले कि सेठ ने 2 मटकों में बीज दिया है और फसल पर बीज लौटाना होगा। ये बात हमें मंजूर थी। अभी तक बात सीधी लग रही है, फिर झगड़ा कहां से खड़ा हुआ? झगड़ा तब हुआ जब मुनीम ने बाद में कहा कि अगर समय पर हिसाब ना हुआ तो खेत का हिस्सा भी सेठ के हक में माना जाएगा। ये बात पहले कभी साफ नहीं कही गई थी। और लाल कपड़े वाली लकड़ी कहां से मिली? साफ साफ बताओ। कल शाम हम अपने खेत गए थे। मेड़ के पास ताजा जूतों के निशान थे और वहीं ये लकड़ी घड़ी मिली। ये हमारे घर की नहीं, हमारे खेत की नहीं। मैं पहचान गया था। ऐसे लाल कपड़े वाले निशान सेठ की मुनीम पहले भी बंजर जमीन नापते समय लगाते दिखे गए। मान लो किसी ने शरारत कर दी, हर चीज मेरे सिर क्यों रखी जा रही है? इसलिए कि धमकी भी आपकी तरफ से आई और निशान भी उसी तरह का मिला। अगर खेत की बात कभी हुई ही नहीं तो आपके आदमी को मेड़ तक जाने की जरूरत क्या थी? सेठ धनराज, तुम साफ जवाब दो। क्या उधार देते समय जमीन की शर्त लिखी गई थी? लिखी तो नहीं गई, पर समझ तो वही थी। अगर उधार बीज का था तो वसूली बीज की होगी। अगर दाम का था तो दाम की होगी, लेकिन खेत की नहीं होगी, क्योंकि खेत की बात न लिखी गई न गवाही में कही गई। बात में दम है। उधार का हिसाब अलग, जमीन का हक अलग, दोनों को मिलाया नहीं जा सकता। सेठ, क्या तुम्हें बीज की मात्रा पर कोई आपत्ति है? नहीं, 2 मटके दिए थे, ये बात सही है। क्या ब्याज पहले से साफ बोला गया था? नहीं, बस इतना कहा गया था कि फसल पर हिसाब हो जाएगा। पंचायत ने सब सुन लिया, फैसला साफ है। रामू पर केवल 2 मटके बीज का उधार माना जाएगा। उसका उचित दाम या बराबर बीज दोनों पक्षों की सहमति से लौटाया जाएगा। दूसरा, क्योंकि ब्याज पहले से साफ तय नहीं था, इसलिए मनमाना ब्याज नहीं लगेगा। गांव के पुराने चलन के मुताबिक हल्का और न्याय संगत हिसाब बनेगा, वो भी सबके सामने। तीसरा, जमीन पर कोई दावा मान्य नहीं होगा, बिना लिखत, बिना गवाह, और ऊपर से छिपे दबाव के साथ कही गई बात पंचायत नहीं मानेगी। चौथा, खेत पर लगाया गया लाल निशान अभी के अभी हटाया जाएगा और आगे से कोई भी गरीब की मेड़ पर दबाव का निशान नहीं गाड़ेगा। नीम की छांव में फैसला खत्म हुआ, पर असर वहीं नहीं रुका। रामू के कंधे हल्के थे और मोहन की आंखों में पहली बार डर से ज्यादा भरोसा था। चौपाल से उठते लोगों को लगा आज बुद्धि ने ताकत से मड़ी बात साबित कर